नमस्कार साथियों, कैसे हो? आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, पशु परिचर का जो एग्जाम है दिसंबर के अंदर। और निश्चित है कि यहाँ से 1 या 2 प्रश्न आएंगे, ज़्यादा नहीं। 1 या 2 प्रश्न आने के पूरे चांस बनते हैं, क्योंकि अभी जो सिलेबस जारी हुआ है उसके अंदर एक टॉपिक है विश्व के प्रमुख चारागाह। पशुपालन से संबंधित है और पशु परिचर की भर्ती है, तो निश्चित है कि चाहे हमारे भारत के संदर्भ में हो या विश्व में किसी भी स्थान पर जितने भी चारागाह हैं, चारागाह और चराने वाले और अलग अलग जातियां हैं, हर क्षेत्र की अलग अलग जाति प्रसिद्ध है। तो आज के वीडियो में आप तस्वीर देख सकते हैं विश्व के प्रमुख चारागाह। अलग अलग टाइप के अलग अलग चारागाह हैं, और ज्यादातर जो चारागाह है वो क्या पालते हैं? भेड़ और बकरी पालते हैं। हालांकि गायें, भैंस, खच्चर ये भी पालते हैं। आप इस तस्वीर में देखो, अलग अलग प्रकार की जातियां हैं। कोई पहाड़ों पे है, कोई पठारों पे है, कोई रेगिस्तानी क्षेत्र में है, कोई गर्मियों में पहाड़ों से नीचे क्षेत्र में आ जाते हैं। कभी ज़्यादा गर्मी होती है तो ऊपर जो जमे हुए बर्फ है वहाँ पहुँच जाती हैं। तो ये प्रकृति का सिस्टम है और प्रकृति वर्ण चीज़ें हैं। तो यहाँ देख सकते हो पहाड़ों पर ये आप चित्र देख सकते हो, ये भेड़ें देख सकते हो आप। और यहाँ देखो ऊन के साथ ये जो पशुपालक है या चरागाह जो चराने वाले हैं वो अपनी स्थिति के अनुसार इन पशुओं का चरण करते हैं। तो तस्वीर पहाड़ी इलाकों में, कश्मीर क्या, हिमाचल, उत्तराखंड क्या, राजस्थान क्या, कर्नाटक के अलग अलग स्थानों पे, महाराष्ट्र अलग अलग स्थानों पे, अफ्रीका महाद्वीप, अमेरिका महाद्वीप, अलग अलग महाद्वीपों में अलग अलग चरागाहों का कैसे विकास हुआ, क्या हुआ, पूरी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। विश्व के प्रमुख चरागाह बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से एक या ज़्यादा नहीं 1 या 2 प्रश्न बनने जा रहे हैं। आराम से इस वीडियो को देख लेना, इसकी PDF आपके वहां उपलब्ध हो जाएगी, तो आप इसको वैसे भी पढ़ सकते हो। और ये एक ऐसा मैटर है जो फिक्स है, और यही से प्रश्न फिक्स है आना। देखो, सबसे पहले विश्व के प्रमुख चरागाह की बात करें। विश्व के प्रमुख चरागाह, ये देखो, ये पशु हैं वो चर रहे हैं, और ये घाटियां हैं, बड़ी बड़ी घाटियां बनी हुई है, वहाँ पशु हैं, अलग अलग टाइप के अलग अलग किस्म के पशु हैं वो चर रहे हैं। देखो, सबसे पहले विश्व के प्रमुख चारागाह की बात करें, यानी वो स्थान जहां पशु चरते हैं, पशुपालक जो पशु जानवर चरते हैं वो चारागाह हो गया। सिंपल सी बात। अब चारागाह भूमि या रेजलैंड, विशाल प्राकृतिक परिदृश्य। सबसे अच्छी बात है, यहाँ तस्वीर आप देखो एक चीज की, ये दृश्य देखो कितना शानदार है। ऊपर बादल, नीचे ये पहाड़ी इलाकों के अंदर छोटी छोटी घास के मैदान, और वहां पशु चरते हुए प्रकृति का नजारा कुछ अलग ही होता है ना। तो चारागाह भूमि या रेजलैंड विशाल प्राकृतिक परिदृश्य है, जिनका उपयोग मुख्य रूप से पशुधन और वन्य जीव को चराने के लिए किया जाता है। नाम से पता है, शब्दावली का सीधा सा, इनमें घास, झाड़ियां और खुले छत्र वाले पेड़ बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। छोटी छोटी घास होती है, झाड़ियां होती है, और खुले छत्र वाले पेड़ होते हैं। मतलब ऐसे पेड़ जो ज़्यादा बड़े हुए नहीं हुए, बस इतने इस अवसर के। तो अलग अलग जो चरागाह होते हैं अपने हिसाब से क्या है, उन झाड़ियों का भी प्रयोग करते हैं, उन खुले पेड़ों का भी प्रयोग चराने के लिए करते हैं। तो वो कौन सी भूमि होगी? चरागाह भूमि। और आपको तस्वीर में मैं आपको दिखा चुका हूं, देखिए। तो ये चरागाह भूमि। फिर देखो चरवाहे या पशु चारक, ये देखो चराने वाले, ये देखो चराने वाले। ये अमूमन अपने क्षेत्र में भी देखा है, कोई भेड़ बकरी चराता है, गडरिये होते हैं, गायें चराता है, भैंसों को चराता है। अलग अलग शौक के आधार पर, समाज समुदाय के आधार पर वो चराते हैं, रखते हैं ना। चरवाहे या पशु चारक कह सकते हैं। पशु चारक वे लोग हैं जो प्राकृतिक चरागाहों पर पशुधन पालते हैं। प्राकृतिक क्षेत्र जो है, जहाँ कोई रोक टोक नहीं होती है, वहाँ ये पशुधन पालते हैं, उनको चराते हैं। वे अक्सर खानाबदोश वे अक्सर खानाबदोश या अर्ध खानाबदोश जीवन शैली जीते हैं। ठीक है। अब खानाबदोश का सीधी सी बात होता है, जिनका कोई ठिकाना नहीं होते हैं, और लगभग ऐसा होता है कि वो खाना सिर्फ उतने तक निर्भर होते हैं, एक क्षेत्र विशेष बदल के क्षेत्र, दूसरे क्षेत्र, उनका कोई फिक्स आवास नहीं होता है। अगर आवास होता है तो वो दूसरी जगह जगह के अपना ठिकाना बनाते हैं। तो खानाबदोश या अर्ध खानाबदोश जीवन शैली जीते हैं। यानी यहाँ देखो, खाना बदोश किसको कहते हैं? जिसका कोई ठिकाना न हो, और वो क्या करते हैं? आवारा जो होते हैं। यानी एक स्थान है, मान लो उदाहरण के लिए हमने पशु पाले,
हम क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में रह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में पशुओं के लिए चारा नहीं है। यहाँ हम रह रहे हैं, हम क्या करेंगे, पहाड़ी क्षेत्र में रह रहे हैं, हम ऊपर की तरफ जाएंगे, हमें पता है कि यहाँ चरागाह बने हुए हैं, हम यहाँ जाएंगे। एक दिन हमने यहाँ चरा लिए पशुओं को, एक दिन हमने यहाँ चरा लिए, एक दिन यहाँ, ऐसे करते करते हमारा कोई ठिकाना नहीं है। जहाँ जैसे खाना मिल गया हमने खा लिया और पशुओं को चरा लिया, तो वो खानाबदोश हो गया। अर्ध खानाबदोश भी हो सकते हैं, कुछ दिन के लिए रुक के भी काम कर सकते हैं, ऐसे हो सकता है। अपने झुंडों को मौसम के अनुसार ताजे चरागाहों और जल स्रोतों तक पहुंचाने के लिए ले जाते हैं। आप राजस्थान के निवासी हैं, आपके क्षेत्र में भेड़ बकरी पालने वाले दूर से आते हैं, कभी आपने देखा होगा। उनको पूछोगे कि मैं यहाँ से आया हूँ, मैं वहां से आया हूँ, यहाँ से, यानी ये अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान की तरफ जाते कि नहीं जाते। तो विश्व के प्रमुख चारागाह चरवाहे या पशु चारक ये होते हैं, चराने वाले जिनको खानाबदोश या अर्ध खानाबदोश जीवन शैली जीते हैं। ठीक है, तस्वीर आपके सामने। ये तो है नॉर्मल सी बात, आपकी जानकारी कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। चरागाह भूमि की स्थिति क्या है वर्तमान में, हमारे विश्व के अंदर चरागाह भूमि की स्थिति क्या है। ये ताजा जो यूएनओ की जो प्रमुख संस्था है उसके द्वारा ये अपडेट जारी की गई है कि वर्तमान में स्थिति क्या है। देखो, चरागाह भूमि 80 मिलियन वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। टोटल विश्व में 80 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 1 मिलियन में कितने होते हैं, 10 लाख होते हैं। 80 मिलियन वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। तो पृथ्वी की सतह का लगभग 54% है। पृथ्वी की पूरी सतह है उसका कितना, 54%, क्योंकि पृथ्वी पर महाद्वीप भी है, महासागर भी है, जल भी है, जो कि विश्व में सबसे बड़ा भू आवरण उपयोग प्रकार का है। यानी 100 में से 54%, 50% से ऊपर ये क्षेत्र है, तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ा भू क्षेत्र ये उपयोग में लिया जा रहा है ना। इनमें से चरागाह भूमि का 78% लगभग शुष्क भूमि पर पाया जाता है। यानी 54 में से 54 का 100% करें तो उसका 78% भाग है वो लगभग शुष्क भूमि पर ये चरागाह है। शुष्क भूमि मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय और समशीतोष्ण अक्षांशों के अंदर। देखो, ये पृथ्वी है और ये है भूमध्य रेखा। क्या है, ये है भूमध्य रेखा। इस भूमध्य रेखा के आसपास 0 डिग्री से लेकर लगभग 50 डिग्री और इधर 50 डिग्री, इन क्षेत्रों के अंदर ये मैदान पाए जाते हैं। यानी उष्ण कटिबंधीय और समशीतोष्ण, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये उष्ण कटिबंध का है, ये जो क्षेत्र है वो उष्ण कटिबंध का। इसके जस्ट ऊपर जाओगे समशीतोष्ण भाग आएगा। तो इसका क्या है, अध्ययन करेंगे अपने अच्छे तरीके, जो भी चीज है जो इसके अंदर शामिल है। तो अब देखो, यानी टोटल 54% है और 54% के अंदर क्या है कि 54% का 78% है वो लगभग शुष्क भूमि भाग पर पाया जाता है, जो मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय और समशीतोष्ण अक्षांशों के अंदर। विश्व भर में 12% संरक्षित चारागाह हैं। यानी संरक्षित में लिया हुआ है, फिक्स है, कानूनी रूप से संरक्षित है। कितने, 12% संरक्षित चारागाह, ये ध्यान रखना। ये रिपोर्ट है सारी, उस रिपोर्ट के अनुसार अपने पढ़ रहे हैं, बाकी इनमें से पर्सन आए ना आए, लेकिन थोड़ा सा जब टॉपिक दे रखा है तो हमें पता होना चाहिए। इसमें से लगभग 40 से 45% भूमि क्षीण हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। धीरे धीरे इस चरागाह वाले जो वगैरह मैदान है वो समाप्त हो रहे हैं, जिससे विश्व की खाद्य आपूर्ति के 6ठे भाग और ग्रह के कार्बन भंडार के 1/3 भाग के लिए जोखिम उत्पन्न हो गया है। यानी पशुपालकों के लिए अगर चारागाह नहीं मिलता है तो जाहिर सी बात है कितना बड़ा नुकसान होता है। आज दूध की मात्रा है, चमड़े की मात्रा है, उससे मांस है, ऊन है, बहुत सारी चीज़ों का जो उत्पाद है, पशुधन उत्पाद जितना भी है, तो इससे लगभग 40 से 45% भूमि है वो क्षीण हो चुकी है, जिससे विश्व की खाद्य आपूर्ति के 6ठे भाग तथा ग्रह यानी पृथ्वी के कार्बन भंडार के 1/3 भाग के लिए जोखिम उत्पन्न हो गया है। ये रिपोर्ट कहती है। अभी चरागाह भूमि वैश्विक खाद्य उत्पादन का 16% और पालतू शाकाहारी जानवरों के लिए 70% चारे का उत्पादन करती है। जहां जहां चरागाह जो भूमि है, स्पेशल पशुओं के चरने की जो भूमि है, वो भूमि वैश्विक खाद्यान्न जितना ही उत्पादन का 16% और पालतू जो शाकाहारी जानवर है जैसे गाय, भैंस, बकरी, शाकाहारी के लिए यानी
शाकाहारी जो घास खाते हैं 70% चारे का उत्पादन करती है, जिनमें सबसे अधिक अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका में होता है, जिसमें सबसे ज्यादा अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के अंदर होता है। इतनी बात आपको याद रखनी है। उसके बाद चारागाह भूमि का क्षरण लगातार हो रहा है। चारागाह भूमि का क्षरण है, समाप्त हो रही है धीरे धीरे। जैसे जैसे वातावरण में इस प्रकार का जलवायु को बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है, तो जैसे जलवायु परिवर्तन बहुत बड़ा मुद्दा है, जनसंख्या वृद्धि बहुत बड़ा मुद्दा है, भूमि उपयोग परिवर्तन और बढ़ती कृषि भूमि के कारण विश्व की लगभग आधी चारागाह भूमि क्षीण हो गई। जलवायु में जैसे जैसे परिवर्तन आ रहा है, अलग अलग क्षेत्र विशेष में परिवर्तन आ रहा है, तो वहाँ का जो वातावरण है वो चेंज हो रहा है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है। आज पहले लोग खुले मैदान और में फिरते थे, अब लोग उद्योग धंधे स्थापित करने लगे और बहुत सारी चीजें नए नए आयाम स्थापित करने लगे, तो जनसंख्या वृद्धि बहुत बड़ा कारण है। भूमि उपयोग में परिवर्तन होने लग गया है और जैसे जैसे मांग बढ़ रही है, जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, तो कृषि भूमि को में भी परिवर्तन किया जा रहा है। जो एक खुले मैदान हुआ करते थे, आज उन पे कृषि की जा रही है और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि होती थी, वहाँ उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा कारण हो चुका है। भारत में थार रेगिस्तान से लेकर हिमालय के घास के मैदानों तक चारागाह भूमि लगभग 1.21 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। अगर हम हमारे भारत की बात करें तो ये थार का रेगिस्तान जो खास करके राजस्थान में फैला है और हिमालय के अंदर, हिमालय की शिवालिक पहाड़ी है और पहाड़ी है, उसमें घास के मैदानों तक जो चारागाह की भूमि है लगभग 1.21 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यानी कहाँ पे? हमारे भारत के अंदर। क्योंकि आपको भारत में या तो थार का रेगिस्तान है या फिर हिमालय की जो समुदाय जो पशुपालक हैं उनका ज्यादा विशेष योगदान है होता है। उसके बाद में देखिए रिपोर्ट के अनुसार क्या कहती है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की 5% से भी कम घास के मैदान संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। देख लो, पूरी भारत में इतनी भूमि है, इस भूमि का सिर्फ और सिर्फ 5% से ही कम जो घास के मैदान है, चारागाह जो है वो संरक्षित में आते हैं, यानी संरक्षण में ले रखा है, बाकी कुछ नहीं। भारत में वर्ष 2005 तथा वर्ष 2015 के बीच कुल घास के मैदान का क्षेत्रफल 18 मिलियन हेक्टेयर से घटकर 12 मिलियन हेक्टेयर रह गया। यानी लगातार उसका क्षरण हो रहा है, समाप्त हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। यानी रिपोर्ट क्या कहती है कि 2005 से 2015 के बीच, 5 से 2015 के बीच कुल घास के जितने मैदान थे वो 18 मिलियन हेक्टेयर में फैले हुए थे। अब वो घटकर कितने रह गए? 12 मिलियन हेक्टेयर। अनुमान है कि भारत के कुल भूभाग का लगभग 40% भाग चारागाह के लिए उपयोग किया जाता है। एक लगभग अनुमानित है कि टोटल भूभाग का लगभग 40% भाग है वो चारागाह के लिए उपयोग में लिया जा रहा है। वो कैसा ही हो, चाहे पर्वतीय हो, चाहे पठारी क्षेत्र हो, चाहे रेगिस्तानी क्षेत्र, यानी लगभग 40% कुल मिला के औसत निकाला जाता है। ऐसे नहीं कि एक भाग पूरा 40 हो गया, लगभग 40%। ठीक है। फिर देखो भारत में पशुपालकों की स्थिति और आर्थिक योगदान। भारत में पशुपालकों की स्थिति और आर्थिक योगदान क्या है? भारत में पशुपालकों की स्थिति और आर्थिक योगदान। विश्व स्तर पर अनुमानतः 500 मिलियन पशुपालक पशुधन उत्पादन और संबंधित व्यवसायों में संलग्न है। मोटी मोटी बात यह है, अभी आंकड़े आपको मैं बता देता हूं। आरबीएससी और एनसीईआरटी, आरबीएससी और एनसीईआरटी और विश्व में जो चारागाह के लिए स्पेशल संस्था काम करती है, वहां के आंकड़ों के हिसाब से मैं बता रहा हूं। और आपके टॉपिक दे दिया, इसका मतलब घबराना नहीं है कि उल्टे सीधे सब कुछ पढ़ते रहो, ऐसा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनर ने सिलेबस दे दिया, विश्व के चारागाह लिख दिया, विकास लिख दिया, तो जो मैं आपको करवा रहा हूँ बेझिझक होके बढ़ के चले जाना। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न आएगा, कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में, बस इतना ही आएगा और कुछ ही नहीं आएगा। एक या जो 2 प्रश्न आएंगे, ऐसे मतलब हवा बनाने की जरूरत नहीं है कि उसमें क्या आएगा वो आएगा। पहले इसमें जो सामाजिक विज्ञान जोड़ा था ना, अब उस सामाजिक विज्ञान को विस्तृत करके सीधा लिख दिया कि ये टॉपिक है। तो तैयारी आप कर रहे हो तो ऐसे नहीं कि कोई टॉपिक जोड़ दिया और जोड़ दिया तो उसमें घबराने लग जाओ, पता नहीं इसमें क्या आएगा, कुछ ही नहीं आएगा। मेन बेस है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का जो टॉपिक है वो मैं यहाँ लेके आया हूँ और इससे बाहर यहाँ से क्वेश्चन आएगा नहीं, आएगा ही नहीं, और बड़ा सिंपल सा आएगा। हम ज़्यादा क्या इतने उतावले और इतने ज़्यादा हो जाते हैं, कई तो विद्यार्थी बहुत ज़्यादा शाणे हो जाते हैं, इतना ज़्यादा पढ़ते हैं कि सिंपल सा प्रश्न गलत के आ जाते हैं और वह रह जाते हैं। इसलिए जो करवा रहा हूँ उसको अच्छे तरीके से पढ़ना।
भारत में लगभग 13 मिलियन पशुपालक हैं जो गुज्जर, ठीक है, बकरवाल, रेबारी, राइका, कुरुबा और मालधारी सहित 46 समूहों में विभाजित है। अब अलग अलग प्रकार की पशुपालक जाति है, उनका काम हमेशा के लिए वही रहे, जैसे गुज्जर, बकरवाल, रेबारी, राइका, करूबा, मालधारी सहित 46 समूह हैं जिनका काम पशुपालन क्षेत्र में है, वो अलग अलग क्षेत्र विशेष में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, भारत में लगभग 13 मिलियन पशुपालक। ये आपने देखा होगा, आप अलग अलग क्षेत्र में रहते हो, क्या कश्मीर से आया है, हिमाचल से आए हुए हैं, उत्तराखंड से आए हुए हैं, बाड़मेर से आए हुए हैं, झालावाड़ से आए हैं, अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग पशुपालक हैं। कौन कौन से हैं इनकी चर्चा हम आगे आराम से इस वीडियो में करने जा रहे हैं। अब देखो 2020 की रिपोर्ट भारत में चरवाहों के लिए लेखांकन के अनुसार भारत में विश्व की पशुधन आबादी का 20% हिस्सा है। भारत में विश्व की पशुधन आबादी का 20% हिस्सा है। आपको पता सबसे ज्यादा ब्राजील में पशु है, उसके बाद में हमारे भारत में है। लगभग 77% पशुओं को चरवाहा प्रणालियों में पाला जाता है, यानी भारत में विश्व की पशुधन आबादी का 20% हिस्सा है। वो भारत में विश्व की कुल जितने भी पशुधन है उसका 20% अपने भारत के अंदर है। लगभग 70% टोटल पशुओं का 70% पशुओं को चरवाहा प्रणालियों में पाला जाता है, जहां उन्हें या तो झुंड में रखा जाता है या सार्वजनिक भूमि पर चरने की अनुमति दी जाती है। जैसे भेड़ है, बकरी है, गाय, ये झुंड में रहती है, बहुत बड़े बड़े झुंडों में, और उन्हें प्राकृतिक क्षेत्रों के अंदर क्या है, चरवाहा ले जाते हैं और अपनी स्थिति के अनुसार लाते ले जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद पशुपालक पशुपालन और दुग्ध उत्पादन के माध्यम से अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला भारत है, सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला भारत है, और राजस्थान पूरे भारत में उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पे। तो सीधी सी बात है, पशुपालक जो है वो पशुपालन और दूध उत्पादन के माध्यम से अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। पशुधन क्षेत्र राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में 4% और कृषि आधारित सकल घरेलू उत्पाद में कुल 26% का योगदान देते हैं। देखो कृषि जो है ना, कृषि के उप क्षेत्र में आता है पशुधन, और फिर पशुधन के अंदर अलग अलग आ जाते हैं, दूध का हिस्सा अलग आ जाता है, कुक्कुट पालन है तो अंडे का हिस्सा अलग आ जाता है, मांस का अलग आ जाता है, ऐसे अलग अलग क्षेत्र बंट जाते हैं। तो यहाँ क्या कह रहा है कि पशुधन क्षेत्र राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में 4% और कृषि आधारित सकल घरेलू उत्पाद में कुल 26% का योगदान देते हैं। अब ये प्रश्न पेपर में आए ना आए, लेकिन थोड़ी सी हमें पता होना चाहिए ये चीज क्या है। रिपोर्ट में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 जैसे कानूनों ने देश के विभिन्न राज्यों में चरवाहों को चराई के अधिकार प्राप्त करने में सहायता की है। स्पेशल मतलब संरक्षित क्षेत्र छोड़े हैं। फिर देखो एक उल्लेखनीय सफलता यह थी कि उच्च न्यायालय के एक निर्णय के बाद वन गुर्जरों, एक अर्ध खानाबदोश इस्लामी समुदाय जो मुख्य रूप से उत्तरी भारत यानी उत्तराखंड, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में पाया जाता है, उत्तराखंड के राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में चराई का अधिकार और भूमि का मालिकाना हक प्राप्त हुआ है। बहुत ही बढ़िया बात। अब ये देखो नाम, क्या नाम है, गुर्जर, बकरवाल, गुज्जर। ये गुज्जर जो गुर्जर जाति है, गुज्जर जाति है वैसे गुज्जर, ठीक है, मेला फिल्म देखिए ना, गुज्जर आएगा, मेला लगाओ गुज्जर आएगा, है ना, गुज्जर समुदाय। अब वो हो सकता है नहीं हो सकता हमें पता नहीं है, वो मैंने हिंट दिया आपको। गुज्जर समुदाय अर्ध खानाबदोश है, मैंने कहा कभी ठिकाना बनता है कभी नहीं बनता, खास करके एक इस्लामी समुदाय है, खास करके उत्तरी भारत, उत्तराखंड, उधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। उसे क्या कर दिया उच्च न्यायालय ने एक निर्णय के बाद, उत्तराखंड के अंदर जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है ना राजाजी, उसमें चराई का अधिकार दे दिया और मालिकाना हक भी दे दिया चराई क्षेत्र का। ये बहुत अच्छी ये मुहिम है, इनको चरागाह के लिए संरक्षित कर दिया। तो ये एक रिपोर्ट है, आपके सामने उदाहरण हुआ है। भारत वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश, मैंने अभी बताया पूरे विश्व में हमारा भारत है वो सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन कर रहा है, और ये बदौलत पशुधन की बदौलत ही है, जो वैश्विक डेयरी उत्पादन में लगभग 23% का योगदान देता है। यानी पूरे विश्व के अंदर
100 में से 23% जो मतलब डेयरी है या दूध उत्पादन में राजस्थान भारत का योगदान है, बहुत बड़ा है ये, विश्व में 23%। पशुपालन और डेयरी विभाग की रिपोर्ट के अनुसार यह भैंस के मांस उत्पादन में भी अग्रणी है। मतलब बकरी भेड़ का मांस तो है ही, सुअर का मांस भी होता है, लेकिन मांस भैंस के मांस के उत्पादन में भी अग्रणी है। साथ ही यह भेड़ वह बकरी के मांस का शीर्ष निर्यातक है और यहाँ पशुपालक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सीधी सी बात है, पशु उत्पाद है तो पशुपालकों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। ये थोड़ी सी बातें आपको याद रखनी है। अब आते हैं पशुचारण है क्या, थोड़ी थोड़ी सारी डिटेल हम पढ़ेंगे ताकि हमारी चीजें समझ में आ जाए। परिचय लेते हैं पहले, सबसे पहले पशुचारण क्या है। पशु को चराते हैं, चारण पशुओं को चराना। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य व कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, आपने सुना होगा FAO, जिसका मुख्यालय रोम इटली के अंदर है, जिसका हेडक्वार्टर रोम इटली में, के अनुसार पशुपालन पशुधन उत्पादन पर आधारित आजीविका प्रणाली है। सीधी सी बात है, कहते हैं ना कि मिश्रित खेती करते हैं, कृषि भी करते हैं, पशुधन भी करते हैं। अपने इलाकों में कहते हैं ना कि उन्होंने पशु बहुत पाल रखे हैं, गायें पालते हैं, डेयरी का काम करते हैं और करते हैं, आजीविका चलाते हैं, साथ में व्यापार करते हैं। गायें बेचना, भैंस बेचना, पूरे बाड़ा बना लेना, झुंड बना लेना, उनको चराना, ये सारा क्या है, वही है। हाँ, आजकल व्यवसाय हो गया तो हर कोई काम ये कर सकता है, सरकार अनुदान देती है, लेकिन एक जाति विशेष भी काम होता है। तो यूएनओ का एक संगठन है FAO, जिसका पूरा नाम है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, के अनुसार पशुपालन पशुधन उत्पादन पर आधारित आजीविका प्रणाली है। ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ अपनी आजीविका चलाने के लिए काम करते हैं। इसमें पशुपालन, डेयरी, मांस, ऊन और चमड़ा उत्पादन शामिल है। ये पशुपालन होगा, पशुओं का बेचना भी होता है, खरीदना भी होता है, कभी कभी व्यापार में घाटा होता है, कभी लाभ होता है। डेयरी, दूध वाला सारा सिस्टम होता है। मांस उत्पादन, ऊन उत्पादन, चमड़ा उत्पादन, सब काम में लिया जाता है अलग अलग क्षेत्र में विशेष के अनुसार। तो ये पशुचारण, ठीक है। इसकी विशेषता क्या है, देखो, पशुचारण की सबसे बड़ी विशेषता है गतिशीलता। एक जगह ठहरते नहीं, एक जगह कभी नहीं ठहरते। अब छोटा सा उदाहरण देख लो, आपके गांव ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंदर भेड़ पालक आते हैं, गडरी आते हैं ना, मौसम के अनुसार आ जाते हैं। जब रबी की फसल बोते हैं तो कोई और आ जाता है, खरीफ की फसल बोते और आते हैं। और शाम को देख लेना, एक गांव के अंदर कम से कम 4-5 जगह वो बदल लेते हैं, जगह बदल लेते हैं। तो वो गतिशीलता है उनकी। चरवाहे अक्सर मौसमी चरागाहों और जल स्रोतों तक पहुंचने के लिए अपने झुंड के साथ विचरण करते हैं। चलो वही बात, मौसमी ऋतु के अनुसार आते हैं वो। और जहां जल है, क्योंकि जल पशुओं को जल की तो जरूरत है ना, हमें है तो उनको भी है, पहुंचने के लिए अपने झुंड के साथ विचरण करते हैं। यह गतिशीलता चरागाह संसाधनों की स्थिरता को प्रतिबंधित करने में सहायता करती है और किसी एक क्षेत्र में अतिचारण को समाप्त करने के लिए कार्य करती है। इसकी PDF मैं डाल दूंगा, हालांकि मैं इसको लिख भी सकता था, एक एक चीज लिख भी सकता था, लेकिन फिर एक ही वीडियो के 10 वीडियो बनाना, यानी एक तो हम 1 घंटे 1.5 घंटे में इसका काम सेट कर देंगे, एक हम इसी को 15 घंटे पढ़ें। क्यों पढ़ें, 1 या 2 प्रश्न आएगा तो इसको मैं बार बार लिख के बार बार लिखूं, जल स्रोत, मौसमी चरागाह पहुंचने, तो कितना टाइम लगे। इसलिए ये स्लाइड पढ़ाई जाती है कि कम समय में जो प्रश्न आने वाले हैं उनको कंप्लीट कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा आप एक बार वीडियो, दूसरी बार 2 और देख लेना, PDF देख लेना, और इसका टेस्ट दिलवा दूंगा मैं, एक एक प्रश्न आप कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो तैयारी हो जाएगी, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, ये ध्यान रखना। उदाहरण के तौर पर देखो, अरब क्षेत्र की बेडोइन जनजातियां पानी और हरे चरागाहों की तलाश में अपने झुंडों के साथ विचरण करती है। अब अरब कंट्री जितनी भी है ना, वहां पानी की कमी है, हालांकि तेल बहुत है लेकिन पानी की कमी है। अब पेपर में यह आ सकता है कि बेडोइन जनजातियां कहां पाई जाती हैं। बेडोइन जनजातियां अरब क्षेत्र में पाई जाती है। बेडोइन, उदाहरण के लिए एक उदाहरण दिया है गतिशीलता का, कि अरब क्षेत्र की बेडोइन जनजाति पानी और हरे चरागाहों की तलाश में अपने झुंडों के साथ विचरण करती है ना गतिशीलता। अपने क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में जाती है, वहां वो चरागाह पशुओं को चराती है, पानी है, फिर वहां उनको लगा कि यहाँ चरागाह पशुओं के चारे की समाप्ति हो चुकी है, वो अगले स्थान पे जाते हैं। तो ये गतिशीलता होगी उनकी, क्या हो गई, गतिशीलता हो गई। हुई कि नहीं हुई, ये है। उसके बाद पशुपालन, पशुधन की देखभाल और प्रबंधन पशुपालक जीवन का मुख्य हिस्सा है। इसमें चाहे प्रजनन आ जाए,
भोजन आ जाए, शिकारियों और बीमारियों से पशुओं की सुरक्षा शामिल है। आजकल पशुओं में रोग बहुत होते हैं, इंसान में रोग बढ़े हैं तो पशुओं में रोग बहुत बढ़ गए, बहुत सारे रोग बढ़ गए, पूछो ही मत। तो प्रजनन की समस्या आ रही है उनके अंदर, भोजन की समस्या आ रही है, शिकारियों, बहुत सारे शिकार भी हो जाते हैं। कई जगह ऐसे हैं, अपना क्षेत्र तो सही रूप से है जहाँ पहाड़ी वगैरह तो पता नहीं चलता है, और बीमारी तो पूछो ही मत। तो कई बार नुकसान भी आजकल बहुत होने लगे। राजस्थान में एक बात बताए तो ऊंट है, ऊंट लगातार घटता जा रहा है, पशुपालक है, ऊंट लगातार रेबारी जाती है। अब क्षेत्र विशेष में घटता जा रहा है, कारण कि एक उसकी पूरी देखभाल नहीं हो रही है, पूरा भोजन नहीं मिल रहा है उसको, प्रजनन की समस्या आ रही है, प्लस वो बीमार हो जाता है या ऊंट की मृत्यु हो जाती है, तो बहुत बड़ा नुकसान होता है मतलब उस पशुपालक को, ऊंट पालक को। तो और बीमारियां हर प्रकार की जल्दी से सही नहीं हो पाता, उसकी व्यवस्था नहीं, इस कारण घटते जा रहे हैं। और फिर जो पशुपालक है उसका रुझान भी घटता जा रहा है। सेम ये कंडीशन है। सांस्कृतिक परंपराएं, पशुपालक समुदायों में अक्सर समृद्ध सांस्कृतिक परंपराएं होती हैं, जिनमें विशिष्ट सामाजिक संरचनाएं, अनुष्ठान, पशुपालन और पर्यावरण से संबंधित विविध प्रणालियां भी शामिल होती है। ठीक है। आर्थिक प्रणाली इसमें क्या होती है कि पशुधन चरावाहों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक संपत्ति है, जो भोजन जैसे मांस मिलता है, दूध मिलता है, पशु आधारित सामग्री जैसे ऊन है, खाल है और व्यापारिक सामान प्रदान करता है। कुछ चरवाहे समुदाय व्यापार और पूरक कृषि में भी संलग्न है। ये एक फिक्स तो है ही, ये जो खानाबदोश गतिशीलता वाली जातियां ये पशु पालती है, इन्हें हर टाइप का लाभ होता है, मांस भी मिलता है, दूध भी मिलता है, ऊन भी मिलती है। व्यापारिक क्षेत्र की दृष्टि से भी ये क्या होता है, तो आर्थिक प्रणाली में भी बहुत बड़ा योगदान है। पर्यावरण के प्रति अनुकूलन, देखो पशुपालकों की परंपरा अपने पर्यावरण के प्रति काफी अनुकूलित होती है तथा आवागमन और संसाधनों के उपयोग के संबंध में निर्णय लेने के लिए पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान का उपयोग करती है। हर जगह हर तरीके से नए क्षेत्र में जाते हैं तो हर एक प्रकार का ज्ञान मिलता है वहां पे उस पशुपालक को। तो नॉर्मल सी बात है ये तो। पशुपालक समुदायों के उदाहरण, अब यहां से प्रश्न आएगा आपके पेपर में, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको गौर करना। इतनी देर जो क्लास थी उस पर आपने गौर किया नहीं किया हो, लेकिन यहां से जो प्रश्न आएगा आपके पेपर में वो अब आएगा। ठीक है, कैसा आएगा देखो। पशुपालक पशुपालक समुदायों के उदाहरण जैसे गुज्जर, गुज्जर कहां कहां पाए जाते हैं? अब एक जगह तो रह नहीं सकते। जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, इन क्षेत्रों के अंदर एक समुदाय पाया जाता है गुर्जर समुदाय, जो पशुपालक चरवाह होते हैं। ये अलग अलग स्थान अपना परिवर्तन करते रहते हैं। जम्मू में भी है, कश्मीर में भी है, हिमाचल में भी है, राजस्थान में भी है, उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड के। रायका या रेबारी राजस्थान और गुजरात के अंदर, ये तो हमने पढ़ा है। रायका रेबारी ऊंट पालती है, मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय बाबू जी को जाता है। रायका रेबारी जाति बाबू जी को अपना आराध्य देव मानती है, ऊंट पालक जाति मानती, पढ़ते हैं ना। ये पालक गद्दी हिमाचल प्रदेश, गद्दी हिमाचल वालों के, देवों की भूमि, देवों की भूमि के पास गद्दी है, देवो भव, गद्दी, गद्दी जो समुदाय है वो हिमाचल में है। बकरवाल जम्मू और कश्मीर में है, बकरवाल बकरी पालने वाले हो सकते हैं। अब पहाड़ी, नाम सुना पहाड़ी बकरी क्या है? उनके घर पे पहाड़ी बकरी है, उनके घर पर बिरानी बकरी है। ये अपने नॉर्मल बिरानी बकरी होती है जो मारवाड़ी नस्ल की, ये अलग होती है। ये बकरवाल जम्मू कश्मीर में। मालधारी गुजरात, धननगर महाराष्ट्र के। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न आएगा, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं वो अपना कॉन्फिडेंस रखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो कि इस टॉपिक से इतना ये प्रश्न आएगा, गलत नहीं होगा। अगर घबरा गए तो गए, घबरा गए। अब जो समय बचा है उसमें अगर घबरा गए तो बाकी जो पहले तैयारी नहीं कर रहे थे ना और अब वापस करने लगे वो उनका बेड़ा पार हो जाएगा। तो क्या सीधी सी बात है, गुर्जर जम्मू कश्मीर हिमाचल राजस्थान उत्तर प्रदेश, उत्तर वाले क्षेत्र में सारा गुर्जर। रायका रेबारी ये तो राजस्थान की है, फिक्स है, इतना ही आएगा। रायका रेगिस्तान राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान, गद्दी हिमाचल की है, देवों की भूमि, देवों की गद्दी है। बकरी जम्मू कश्मीर में चराते हैं, पहाड़ी बकरी याद रखे, ऊपर ही ऊपर आऊँ है बकरी आवा है। मालधारी गुजरात, मालधारी सेठ व्यापारी कहाँ रहते हैं? नरेंद्र मोदी, ये मालधारी हैं सारे।
ठीक है, मालधारी गुजरात, धननगर महाराष्ट्र के मराठों का धननगर, धन ही धन था, मराठे लूटते थे और धन इकट्ठा करते थे, ऐसे याद रख लेना, धननगर महाराष्ट्र, ये समुदाय है। ये देखो क्या बात है, बहुत ही गजब का प्रश्न यहां से बनने जा रहा है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहले चित्र देखो, पूर्वी अफ्रीका की मासाई जाति, ये देखो गाय पाल रही है, गाय अब अलग अलग प्रकार की हो सकती है गाय, कोई बड़ी, कोई छोटी, कोई लंबी, कोई चौड़ी, कोई मुर्दी, ठीक है, कोई पतली, ऐसे। पूर्वी अफ्रीका की मासाई, मासाई जाति, ये देखो ये मासाई। मंगोलिया का खाना बदोश, ये देखो जगह जगह स्थान बदलकर ये भेड़ बकरियां अपनी लेके जाती हैं। और उत्तरी यूरोप के सामी रेंडियर, ये देखो यूरोप के अंदर अब रेंडियर पालते हैं। यूरोप ऊपर शीत के अंदर है, शीत प्रदेश के अंदर है, तो बर्फों के अंदर ये पशु पालते हैं रेंडियर। ये आपने 11वीं 12वीं में जब रेंडियर पढ़ा होगा, ये पशुपालक है। देखो सबसे पहले अब पूर्वी अफ्रीका के मासाई, अब ये प्रश्न आ सकता है कि पूर्वी अफ्रीका में कौन सी समुदाय रहता है, मासाई। केन्या और तंजानिया में अपने मवेशी चराने के लिए प्रसिद्ध है। यहां से ऐसे प्रश्न बनेंगे, पूर्वी अफ्रीका, अब जब अफ्रीका पढ़ोगे, ये नीचे वाला इस प्रकार भाग है अफ्रीका का, ये पूर्वी अफ्रीका है और वहां दो देश है, एक तो केन्या और एक तंजानिया। वहां पे मसाई चरावाहा पाए जाते हैं, ठीक है। पूर्वी अफ्रीका के मासाई, केन्या तंजानिया। अब ये केन्या तंजानिया सब ब्लैक पगोडे वाले हैं, देखो आपके सामने, ये देखो, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ मासाई, इनकी मसाज करनी पड़ती है, बस याद रखो। बिल्कुल काले 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 रंग के होते हैं, इनकी खूब मसाज करनी पड़ती है तो ही गोरे नहीं होते। जैसे भैंस को फेयर लवली कितनी लगा लो, कितनी साबुन से नवा लो, गोरी नहीं होगी। वैसे तंजानिया, केन्या, ये पूरी अफ्रीका की मासाई है, खूब इनका मसाज करना पड़ता है, फिर भी पार नहीं पड़ती, ठीक है। मंगोलिया खाना बदोश, अब मंगोलिया देखो, ये मंगोलिया, वैसे तो यहाँ तो खूब से देश के, वैसे हम पढ़ते हैं कि मंगोलिज्म के शिकार हो जाते हैं जब साइकोलॉजी पढ़ते हैं, यानी एकदम बिल्कुल ही कुपोषण के शिकार देश है मंगोलिया। मंगोलियन खाना बदोश, मंगोलियन मैदानों में घोड़ों, भेड़ों, बकरियों, ऊंटों और याक के अपने झुंड के लिए प्रसिद्ध। तो मंगोलियन, सीधी सी बात है, मंगोलिया जो देश है वहां पे खाना बदोश है। मंगोलियन मैदानों में चाहे घोड़े हो, चाहे भेड़ हो, चाहे बकरी हो, ऊंट हो, याक अपने झुंड के लिए प्रसिद्ध है। उत्तरी यूरोप के सामी, सामी ये पारंपरिक रूप से नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस में रेंडियर हेरिंग शामिल है। देखो भाई, वर्ल्ड का जब मैप देखोगे ना, तो ऊपर वाला जो हिस्सा है शीत प्रदेश में आते हैं सारे, फिनलैंड झीलों की नगरी, स्वीडन, नॉर्वे अर्धरात्रि का देश, ये सारे ऊपर शीत में, और यहाँ बर्फ ही बर्फ है, कुछ ही नहीं है, बर्फ ही बर्फ है। और रूस का जो सोवियत संघ है, साइबेरियन क्षेत्र, तो वहां बर्फ में चलने वाले जीव पाए जाते हैं। रेंडियर नाम सुना होगा, गाड़ी, गाड़ी जो स्लेज वगैरह, देखो ये गाड़ियां खींचते हैं साथ में, ये यहाँ पाले जाते हैं। तो ये पशुपालक, इनको क्या कहते हैं, सामी, क्या कहते हैं, सामी। उत्तरी यूरोप वाले जो सामी है पारंपरिक रूप से नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस में रेंडियर हेरिंग शामिल है। तो केन्या और तंजानियों के क्या करनी पड़ेगी, मसाज करनी पड़ेगी। मंगोलिया वाले हैं उत्तरी यूरोप के सामी हैं। प्रश्न आ जाएगा, नॉर्वे, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड या ये रूस, इसमें कौन सी पाई जाती है, बस याद रहना चाहिए, सामी, ठीक है। फिर ये देखो, अपने भारत की चर्चा करें तो बहुत ही गजब के दृश्य हैं भारत के अंदर। कहते हैं ना कि घूमने जाते हैं, कि उत्तराखंड में घूमने जाते हैं, कश्मीर घूमने जाते हैं, हिमाचल शिमला घूमने जाते हैं। ये क्षेत्र देखो, उत्तराखंड के पूर्वी गढ़वाल के बुग्याल के अंदर, ये देखो पूरा घास का मैदान है, इतना दृश्य। और आप लोग कभी गए होंगे, या आपके बेली दोस्त जो भी गए आपको तस्वीर भेजते हैं, बोले इसके ऊपर पहाड़ों में गए, घास ही घास, घास ही घास। तो ये चरवाहे जो होते हैं, ये मौसम के अनुसार यहाँ आते हैं। नीचे यहाँ हम देखें, नीचे गुज्जर बकरवाल समुदाय, ये देखो इस क्षेत्र में गुज्जर बकरवाल समुदाय है ना, कश्मीर वगैरह क्षेत्र के। अब अपने तो भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र है उनका दृश्य कुछ अलग ही है, प्रकृति का नजारा देखने लायक है। अब थोड़ा पढ़ते हैं इसको। उत्तराखंड के पूर्वी गढ़वाल, गढ़वाल नाम, टिहरी गढ़वाल नाम सुना है आपने, टिहरी गढ़वाल के बुग्याल के ऊंचे पहाड़ों पर 12,000 फुट से भी ज्यादा ऊंचाई पर स्थित
विशाल प्राकृतिक चरागाह होते हैं। ये क्षेत्र देख लो सारे पूर्वी गढ़वाल के बुग्याल क्षेत्र है और नीचे से लगभग 12,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर विशाल प्राकृतिक चरागाह है। आपको अंदाजा नहीं है कितने क्षेत्र में फैले हुए, बहुत बड़ा क्षेत्र है। यहाँ बर्फ से ढके रहते हैं और अप्रैल के बाद हरे भरे हो जाते हैं। यानी कुछ जाति है, पशुपालक जाति है, वो क्या करेगी, उसको लगा मान लो जनवरी का महीना, दिसंबर का महीना, फरवरी, यहाँ खूब बर्फ जमती है तो यहाँ कुछ ही नहीं होता है, तो चरागाह क्या कहते हैं नीचे आ जाते। जैसे गर्मी पड़ती है अप्रैल मई महीनों के अंदर ये बर्फ यहाँ से हट जाती है, पिघल जाती है और घास के मैदान दिखने लग जाते हैं, तो ये वापस अप्रैल में चले जाते। तो ऋतु विशेष के अनुसार तो हमें पता है। बुग्याल ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान है उत्तराखंड में। पूछ ले कि उत्तराखंड में कौन से घास के मैदान है, नाम है बुग्याल घास के मैदान। ये आपके सामने जो तस्वीर है ये बुग्याल की है। गुज्जर बकरवाल समुदाय जम्मू कश्मीर के चरवाहा, ये देखो मैंने कहा था ना बकरी, पहाड़ी बकरी याद रखना, पहाड़ी सबसे ऊंची पहाड़ी हमारे कश्मीर, जम्मू कश्मीर। ये देखो गुज्जर बकरवाल समुदाय, ये कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा, ये भेड़ पालक। और उधर कहते हैं ना कश्मीरी ऊन, कश्मीर का बना कंबल है, कश्मीर की स्पेशल बकरवाल जाति बनाती है, बोले ये देखो कश्मीर है ना, ये पालती है। गुज्जर बकरवाल समुदाय जम्मू कश्मीर के चरवाहे हैं। यह समुदाय 19वीं सदी में मवेशियों के लिए चरागाहों की तलाश में आए थे। यानी शुरुआत यहाँ आए थे मवेशी, मवेशी में अलग अलग आते हैं, पशु, भेड़, बकरी, गायें, कुछ भी आ सकती है। तो 19वीं सदी में मवेशियों के लिए चरागाह की तलाश में आए। अब दो चीजें आपके लिए मिली, क्या कि बुग्याल क्या है, ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान है उत्तराखंड के अंदर, और गुज्जर बकरवाल समुदाय जम्मू कश्मीर के चरवाहे। याद रह जाएगा ना, याद रह जाएगा, याद रखना, बस इतना ही प्रश्न आ जाए तो आपका गलत नहीं हो। और अब भेड़ बकरियों की रेवड़ रखते हैं, कहते ना रेवड़, भेड़ बकरियों के झुंड को रेवड़ कहते हैं। ये ऋतु के अनुसार कश्मीर घाटी में रहते हैं। सीधी सी बात है, घाटी है कश्मीर। अब मान लो कश्मीर कोई छोटा तो है नहीं, बहुत बड़ा है, अलग अलग। अब 3-4 प्रकार के ऊपर बहुत ज्यादा बर्फ है, थोड़ी कम है, थोड़ी कम है, ऐसे ये यहाँ रहते हैं। इनको लगा कि यहाँ अब गर्मी ज्यादा है तो ऊपर की तरफ चले जाते हैं और ऊपर तरफ चलाते हैं, फिर यहाँ जैसे सर्दी बढ़ती है तो वापस नीचे की तरफ आते रहते हैं, ऐसे। ये खाना बदोश हो गया, स्थान परिवर्तन करते रहते हैं। गढ़वाल में कुमाऊं के गुर्जर चरवाहे सर्दियों में बाबर के सूखे जंगलों की तरफ तथा गर्मियों में ऊपरी घास के मैदानों बुग्याल की तरफ चले जाते हैं। सीधी सी बात है, गर्मी होगी तो ऊपर वाले क्षेत्र में जाएंगे, सर्दी होगी तो वापस नीचे आ जाएंगे। तो उत्तराखंड के अंदर जो गुर्जर है, गुर्जर चरवाहा है, ठीक है, इनको गुर्जर लिख दो या ये गुर्जर लिख दो। गुर्जर सर्दियों में बाबर के सूखे जंगलों, देखो ये पहाड़ी है, यहाँ से नदियां निकलती है, इसके नीचे वाला जो क्षेत्र होता है ना यहाँ, ये बाबर होता है। जब गर्मी होती है तब ये ऊपर बुग्याल क्षेत्र में चले जाते हैं, बुग्याल में। और जैसे इनको है कि ऊपर सर्दी बढ़ गई तो ये नीचे भाबर वाले क्षेत्र की तरफ जंगलों में आ जाते हैं। तो इस प्रकार ये क्या है, गढ़वाल, कुमायूं, टिहरी गढ़वाल, ये जो क्षेत्र होते हैं। उसके बाद देखिए विश्व के प्रमुख चरागाहों में हिमाचल प्रदेश के चरवाहे। अब ये तस्वीर है सारी की सारी, देख लो, ये हिमाचल की पहाड़ियां और ये अपनी भेड़ों को ले जा रहे। गद्दी समुदाय, मैंने कहा था ना देवभूमि, देवों की गद्दी, देवों की गद्दी। तो हिमाचल प्रदेश के जो चरवाहे हैं वहां कौन से चरवाहे हैं, गद्दी समुदाय हैं। इतना ही आएगा। बकरवाल जम्मू कश्मीर, गुर्जर उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, गद्दी हिमाचल प्रदेश के चरवाहे। भोटिया, शेरपा और किन्नौरी समुदाय हिमालय के अलग अलग क्षेत्रों के चरवाहे हैं। अब हिमालय कोई छोटा तो है नहीं, कुमाऊं हिमालय है, शिवालिक श्रेणी हिमालय है, पंजाब हिमालय है, नेपाल हिमालय है, अलग अलग क्षेत्र का हिमालय है। वहाँ पे अलग अलग प्रकार की भोटिया, शेरपा, किन्नौरी, हालांकि आजकल ये कई तो विलुप्त हो चुकी है, कई तो समाप्ति हो चुकी है, बंद ही कर दिया ये सिस्टम, लेकिन कुछ पाई जाती। आप कभी कश्मीर जाओगे, हिमाचल जाओगे, बड़े बड़े पहाड़ी क्षेत्रों में खच्चर मिलेंगे, खच्चर पालने वाले, और आज वो पर्यटकों का साधन है, पर्यटकों को घुमाते हैं वो खच्चरों पे, देखा होगा। भोटिया, शेरपा, किन्नौरी समुदाय हिमालय के अलग अलग क्षेत्रों के चरवाहे, ठीक है। फिर देखिए धंगर समुदाय, एक धंगर समुदाय है महाराष्ट्र में रहने वाले चरागाह समुदाय, चरवाहे समुदाय हैं धंगर समुदाय। ये अक्टूबर के आसपास धंगर बाजरे की कटाई करते हैं तथा चरागाहों की तलाश में पश्चिम की तरफ चल पड़ते हैं और कोंकणी इलाके में जाते हैं। मान लो ये क्षेत्र है
महाराष्ट्र एकदम इस पश्चिमी के अंदर है, गुजरात से नीचे महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के अंदर जो समुदाय रहता है वो धंगर समुदाय रहता है। कौन सा? धंगर। यहाँ महाराष्ट्र के अंदर अब ये अकेले पशुपालन नहीं करते, ये खेती भी करते हैं। और महाराष्ट्र के अंदर एक खेती होती है बाजरे की, जो किस्म कौन सी है? धंगर किस्म ही है। मतलब ये समुदाय है धंगर, इनके नाम से उस किस्म का नाम है। तो ये धंगर बाजरे की कटाई भी करते हैं और अपनी फसल काटने के बाद ये पश्चिम की तरफ जाते हैं इस साइड, और इधर ये गोवाकार कर्नाटक का ये जो कोना है कोंकणी क्षेत्र के अंदर चले जाते हैं। कोंकणी क्षेत्र के अंदर चले जाते हैं क्योंकि जहां भी स्थिति मिली उनको लग जाते हैं। और इनका जो गोला समुदाय लोग गाय भैंस पालते हैं, गोला समुदाय। कुरुमा और कुरुबा समुदाय भेड़ बकरियां पालते हैं। देखो, गोला समुदाय गाय और भैंस पालते हैं, कुरुमा व कुरुबा समुदाय भेड़ और बकरियां पालते हैं। इनको याद रखना। रायका समुदाय, अब रायका तो आप जानते हो, आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। रायका तो राजस्थान वाली है। पश्चिमी राजस्थान के थार रेगिस्तान में ऊंट पालक जाते हैं। हो सकता है एग्जामिनर इतना ही प्रश्न दे दे, इतना ही प्रश्न दे दे, कोई ज़्यादा थोड़ी है। बाकी आपको जितना भी मैटर दिया है ना वो बहुत अच्छा है, सफिशियंट है, अगर उसको बार बार आप अध्ययन करो तो। अब इसका क्या करना है? 2 बार वीडियो देखना है, 1 बार इसकी पीडीएफ देखनी है और 1 बार टेस्ट लगाना, कंप्लीट। कोई रोकेगा नहीं कि आपका प्रश्न गलत हो जाए। इससे बाहर कहीं प्रश्न है ही नहीं है। मतलब दर दर भटकने की जरूरत नहीं है कहीं। इन पशुपालकों के लिए आप भी दर दर भटकते रहो, ऋतु विशेष बन जाओ और इतने में पेपर हो जाए दिसंबर में, शरद महोत्सव बन जाए। तो रायका समुदाय किसी पश्चिमी राजस्थान के थार, खास करके अपने वाले में। बंजारा समुदाय, मैं बंजारन तू बंजारा, है ना। उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के चरवाहा समुदाय। बंजारा समुदाय उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के चरवाहा समुदाय हैं। ये लोग घुमंतू रूप में रास्ते में अनाज और चारे के बदले गांव वालों को खेत जोतने वाले जानवर और दूसरी चीजें बेचने जाते हैं। अक्सर आपने भी देखा होगा, आपके क्षेत्र में भेड़ पालक आते हैं, बकरी पालक आते हैं, अपने खेतों में फसल होती है उसकी कटाई करवा देते हैं बहुत बार, और उसके बदले में उनको चारा दिया जाता है, पता है ना। तो ये क्या करते हैं, ये लोग घुमंतू रूप में रास्ते में क्या अनाज और चारे के बदले, उन्हें अनाज मिल जाता है, चारा मिलता है, उसके बदले मान लो जैसे कश्मीर से कोई आया है या और उत्तराखंड से है, तो उनके पास जो पशुधन की उपयोगी चीज़ है वो उनको दे देते हैं और बदले में अनाज और चारा ले लेते हैं। ये चलता है, वस्तु विनिमय होता है ना। एक बार वस्तु विनिमय की जरूरत भी पड़ जाती है, हालांकि आजकल रुपया चल गया। मालधारी चरवाहे कच्छ के रण में पाए जाते हैं। तस्वीर देख लो, मालधारी चरवाहे चरागाहों की तलाश में निकलते मालधारी उनके गांव कच्छ के रण में स्थित है। ये देखो बाहर की तरफ जाते हैं। और कच्छ का रण कहाँ पे है? गुजरात। कच्छ का रण कहाँ पे है? गुजरात में। कौन से? मालधारी। मैंने कहा था ना, मालधारी बड़े बड़े सेठ व्यापारी मालधारी गुजरात में है, बस याद रखना। बड़े बड़े सेठ व्यापारी मालधारी कहाँ पे है? गुजरात में। तो कच्छ के रण में। अफ्रीका में चरवाहा जीवन कैसा था? ये सामने देखो, ये एनसीईआरटी की पूरी तस्वीर ली गई है आपके सामने। यहाँ चित्र नंबर 14 दे रखा है और ये देख रहे हैं घास सूखा एकदम। पहले देख लो आराम से इसको, पहले आप देखो इसको, देखो तस्वीर देखो, क्योंकि विश्व के प्रमुख चरागाह में हमने भारत के पढ़ लिए, अफ्रीका में कुछ चरावाहा जीवन कैसा था उसको पढ़ते हैं। देख लिया सूखे घास के मैदान। पहले मैं इसको थोड़ा सा पढ़ लेता हूं, ये क्या कहते हैं। घास के बिना पशु जैसे मवेशी, बकरियां और भेड़ें कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल अपने भी कुछ न मिले तो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, जिसका मतलब है कि चरागाहों के परिवारों और बच्चों के लिए भोजन कम पड़ने लगता है। सूखे और भोजन की सर्वाधिक कमी से ग्रस्त इलाका अम्बोसेली नेशनल पार्क के आसपास पड़ता है। यानी सूखा है जहाँ मवेशियों को बड़ी दिक्कत आती है, पशुपालकों को। ये क्षेत्र है अम्बोसेली नेशनल पार्क, अफ्रीका के अंदर है, जिसकी पर्यटन से होने वाली आय पिछले साल लगभग 24 करोड़ केनियन शिलिंग, लगभग 35 लाख अमेरिकन डॉलर थी। किलीमंजारो जल परियोजना भी इसी इलाके से होकर जाती है। किलीमंजारो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत। लेकिन यहाँ रहने वाले समुदाय ने न तो पीने के लिए और न ही सिंचाई के लिए इस परियोजना के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। संयोजक मासाई एसोसिएशन,
ये रिपोर्ट है, यानी सूखा पड़ा है। ये किलिमंजारो एक जल परियोजना है, इसका भी इस्तेमाल ये नहीं कर पाते। बता दिया मैंने, वैसे सीधा लिखा हुआ। अब देखो यहाँ पॉइंट, अफ्रीका में चरवाहा जीवन, अफ्रीका महाद्वीप है, ये आपने नाम सुना है। यहाँ के चरवाहे गाय, बैल, ऊंट, बकरी, भेड़ व गधे पालते हैं। लगभग पशु पालतुओं के अंदर यही आते हैं। और दूध, मांस, पशुओं की खाल और ऊन आदि बेचते हैं। ये इनका जीविकोपार्जन है। ये दूध बेचते हैं, मांस बेचते हैं, खाल ऊन बेचते हैं। इनमें बदुइन्स, अब देख लो, बदुइन्स, पर बेरस, मासाई, सोमाली, बोरान और तुर्कान जैसे जाने माने समुदाय भी शामिल है। अब ये थोड़े से याद करने वाले मुश्किल हो सकता है कि किस महाद्वीप में पाए जाते हैं। देश दूस वगैरह कुछ नहीं पूछेगा, ये इतना ही पूछेगा कि बदुइन्स, बरबेरस, मासाई, सोमाली, बोरान और तुर्कान ये किस महाद्वीप में चरागाह पाए जाते हैं? अफ्रीका में। या वो यहां से अगर थोड़ा सा डिटेल में जाएगा तो निम्न में से कौन सी पशुपालक जाति अफ्रीका में नहीं पाई जाती, वो ऐसे पूछे। तो थोड़े से नाम याद रखना, एक जैसे है। जैसे अभी सोमाली भी मैंने बताया था, सोमाली, बोरान, तुर्कान, ये सारे। इनमें से ज्यादातर अब अर्ध शुष्क घास के मैदानों या सूखे रेगिस्तानों में रहते हैं। अब अफ्रीका के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है कौन सा? सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल यही है। अब एक तो बिल्कुल शुष्क होता है, एक अर्ध शुष्क स्टेपी मैदान होते हैं, अर्ध शुष्क स्टेपी घास के मैदान ही होते हैं, वहां ज्यादातर होते हैं। जहां वर्षा आधारित खेती करना बहुत मुश्किल है। कुछ चरवाहे व्यापार और यातायात संबंधी काम भी करते हैं। अब यातायात मैंने बता दिया, ये जो गधे होते हैं, खच्चर, खच्चर जो प्रजाति होती है, वो यातायात के काम आती है, बोझा ढोने के काम आती है। घोड़ों को बोझा ढोने के काम में लिया जाता है, ऊंटों को बोझा ढोने के काम में लिया जाता है ना। तो ये अफ्रीका में चरवाहा जीवन है। हिंदुस्तान की तरह अफ्रीकी, हिंदुस्तान की तरह अफ्रीकी चरवाहों की जिंदगी में भी औपनिवेशिक और उत्तर औपनिवेशिक काल में गहरे बदलाव आए। सीधी सी बात है कि हमारे भारत के अंदर तो हमेशा से ही मुगल थे, मराठा थे और फिर अंग्रेज आ गए। अंग्रेजों ने अपनी मनमानी की। आज जितने पार्क बने हुए हैं ना, इन चरवाहों पर जो प्राकृतिक स्थल है उन पे बाद में प्रतिबंध लगे थे और पार्क बन गए थे। ठीक है, तो जैसे हिंदुस्तान के अंदर हुआ, सेम अफ्रीकी चरवाहों की जिंदगी में भी कुछ बदलाव आया। वहां भी क्या है, जो औपनिवेशिक है, उत्तर औपनिवेशिक काल है। यानी ये औपनिवेशिक होता क्या है कि जैसे हम किसके थे, हम इंग्लैंड सरकार के औपनिवेशिक काल थे। कारण कि राज उनका था, संसाधन हमारे थे, जगह हमारी थी, संसाधन हमारा था, प्रयोग करने वाले हम थे, हम पे प्रयोग किया गया, हम अंग्रेजों के औपनिवेशिक थे। ये होता है औपनिवेशिक। इन बदलावों को हम चरावाहों के एक खास समुदाय मासाई नाम की जातियों को चुनते हैं। अब इतनी मैंने जातियां बताई, उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मासाई। मासाई पशुपालक मोटे तौर पर पूर्वी अफ्रीका के निवासी है। कौन से दो देश? केन्या, तंजानिया। केन्या और तंजानिया। इनमें से लगभग 3 लाख दक्षिणी केन्या में और करीब 1,50,000 तंजानिया में रहते हैं। अब मोटी मोटी यहां से प्रश्न क्या निकल के आया, मसाज करवानी है तो केन्या जाओ और तंजानिया जाओ। बस मैंने बता दिया, वहां के लोग काले हैं, वो मसाज करते हैं, कितना कोशिश करते हैं लेकिन काले ही रहते हैं। पूर्वी अफ्रीका के ये देश। अब ये आंकड़ा कोई नहीं पूछेगा कि केन्या में 3 लाख और तंजानिया में 1.5 लाख है, नहीं पूछे। इतना मसाई, केन्या, तंजानिया, पूर्वी अफ्रीका। उसके बाद देखिए, ये देखो, विश्व के प्रमुख चराहों में अफ्रीका में कुछ चरवाहे, अफ्रीका के कुछ चरवाहे समुदाय। यहां से थोड़ा सा देख लो, आराम से इसको देख लो ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो। अब ये सारे के सारे हमने नाम पढ़ लिए। अब फिक्स कोई देश है, वो देश को पढ़ लेना। मसाई, केन्या और तंजानिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो स्टार ही लगा लेना। बदुइस, उत्तरी अफ्रीका बदुइस, उत्तरी अफ्रीका बदुइस। पर ब्रेस, उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका, उत्तर पश्चिम अफ्रीका। तुर्काना, उगांडा में, उगांडा या युगांडा। पुरान, केन्या में।
देखो केन्या के अंदर ये भी है, किन्या या केन्या एक ही बात। मुर्स मोरिटानिया में, सोमाली सोमालिया में, सोमालिया देश है, जिबूती सोमालिया ये नाम सुने आपने एकदम ऊपर वाले, ये देखो सोमाली नाम। और जुल्लू दक्षिण अफ्रीका में, जुल्लू दक्षिण अफ्रीका, इतना याद रखना, दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग जुल्लू सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है, जुल्लू जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। बेजा मिस्र और सूडान। अब मिस्र में नील नदी बहती है, बेजा बेजा पानी है बिंगो, बेजा पानी है, बस याद रखियो बेजा बेजा पानी है मिस्र सूडान के अंदर नील नदी को। अब ये देखो एनसीईआरटी की तस्वीर आपके सामने, क्या चीज क्या कहता है। अफ्रीका महाद्वीप है पूरा का पूरा, जो हमने कुछ बात की, देखो बेजा मिस्र सूडान, बेदुइन बेदुइन देखो बेदुइन बेदुइन है उत्तरी अफ्रीका के अंदर, बेदुइन उत्तरी अफ्रीका के अंदर, ठीक है। फिर ये रहा नामा, ये नाम नहीं है नामा है, ठीक है, ये क्या है नामा। और जुल्लू ये दक्षिण अफ्रीका के अंदर है। मुर्स ये रही मुर्स पश्चिमी अफ्रीका के अंदर है। बरबरेश बरबरेश ये रही बरबेरस बरबेरस उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका, ये उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका का क्षेत्र आ गया। बस ये तस्वीर के अंदर दे रखी है, इन नामों को थोड़ा सा याद रखना, पीडीएफ आपके पास होगी तो आप इनको याद कर सकते हैं। ज्यादा इसके अंदर इंपॉर्टेंट बता दिया, बेजा नील नदी बेजा मिस्र में, नामार जुलू जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, ऐसे याद रखना। सोमाली सोमालिया से याद रह जाएगा, मसाई केन्या तंजानिया। पहली बात तो यही प्रश्न आ जाएगा पेपर के, ठीक है। हाँ लिखने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम नहीं है आपके पास, अब आप सिर्फ इसको याद करो। अब देखो धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, इन कानूनों और बंदिशों ने किस तरह न केवल उनकी जमीन उनसे छीन ली, बल्कि उनकी आवाजाही पर भी बहुत सारी पाबंदियां थोप थी। इन्हें अंग्रेज सरकार थी, अंग्रेज उन्होंने क्या है अपने हिसाब से काम लिया, और जो प्राकृतिक चरागाह थे उन पे भी बैन लगा दिया था। इन कानूनों के कारण सूखे के दिनों में उनकी जिंदगी गहरे तौर पर बदल गई और उनके सामाजिक संबंध भी एक नई शक्ल में ढल गए। धीरे धीरे परिवर्तन होता गया। पशुपालक समुदायों के उदाहरण अब देखो, ये देखो पशुपालक क्षेत्र, मध्य गढ़वाल के ऊंची पहाड़ों में एक गुज्जर मंडप बना हुआ, इस प्रकार लोग रहते हैं जब जब जरूरत है, क्योंकि सर्दी बहुत होती है, सर्दी के टाइम में सर्दी, और लगभग ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में रात को तो सर्दी होती होती है। तो आप देख सकते हो उत्तराखंड में कौन सी गुज्जर गुज्जर गर्डरिये बुग्याल क्षेत्र में मिलने वाले रिंगल एक तरह की पहाड़ी बांस है, इस पहाड़ी बांस से बने हुए घास के बने मंडप से बने होते हैं, ताकि कल को अगर जगह छोड़नी पड़े तो भी कोई मुश्किल खर्चा वगैरह नहीं आता, क्योंकि जंगल है, जंगलों में लकड़ियां तो मिल ही जाती है, लकड़ियों से सारा काम होगा। आज आप सोचते हो ना घर पे रहते हो क्या लकड़ियां काटनी और करनी, सिलेंडर से काम चला लेते हैं, आपको भी यहाँ छोड़ देना तो आपकी आदत बन जाएगी और आपको शौक हो जाएगा। जैसे रणथंभौर में कुल्हाड़ी बंद अभियान चल रहा है ना, नहीं तो जंगल वाले कुल्हाड़ी लेके चलते हैं और आनंद आता है, यहाँ से लकड़ी ले जाएं, बड़ी अच्छी अच्छी लकड़ी है, डंडा बना लें, ये लकड़ी ले जाएं, ऐसे आदत हो जाती है। और जिस क्षेत्र विशेष में रहते हैं ना वैसी आदत हो जाती है हमें। पशुपालक समुदायों के उदाहरण, सबसे पहले गुज्जर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में, खास करके अब एक और ऑप्शन ले लो उत्तराखंड, खास करके जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, आजकल विस्तार हो चुका है इनका। रायका रेबारी राजस्थान और गुजरात में, गद्दी हिमाचल प्रदेश में, बकरवाल जम्मू कश्मीर में, मालधारी गुजरात के अंदर, ये पहले भी मैं पढ़ा चुका हूं। धंगर महाराष्ट्र में, धंगर महाराष्ट्र में, करूबा कुरुमा गोला कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में, दोनों में है, ध्यान रखना। करूबा कुरुमा गोला, ये गोला वही जो भैंस पालक है। ओनपा अरुणाचल प्रदेश में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसी चीजें आपसे पूछी जा सकती, ओनपा यांगपा कुरूपा ऐसी। भोटिया उत्तराखंड में, भोटिया उत्तराखंड में, बंजारे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इनमें से एक आधा पर्सन आएगा, बहुत ही सिंपल सा। देखो घबराना नहीं है, मैं कुछ विद्यार्थी मैंने देखा है, ये विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं कि सर वो वीडियो नहीं डाला, पता नहीं क्वेश्चन कैसे आएगा, पता नहीं सर हम क्या करेंगे। बिल्कुल नहीं घबराना है, आप कोई भी एग्जाम फर्स्ट ग्रेड सेकंड कोई एग्जाम देख लो, वहां टॉपिक दे देते हैं, प्रश्न आता है इतना सिंपल से, तो वो घबरा जाए तो फिर पेपर पास कैसे करे, पेपर पास कैसे करे, ठीक है, समझ में आ गया ना। ये सारे इतना ये जरूर पढ़ लेना, ये पशुपालक कहाँ कहाँ है, बस आपके पेपर में यही पूछेंगे। भारत में पाए जाने वाले चरवाहे, अब देख लो भारत में पाए जाने वाले चरवाहों के नाम जरूर याद रखना।
गुज्जर बकरवाल जम्मू कश्मीर, गद्दी हिमाचल प्रदेश, भोटिया उत्तराखंड, भोटिया उत्तराखंड, राइका राजस्थान, बंजारा राजस्थान और मध्य प्रदेश, मालधारी या मलधारी गुजरात, दंगर महाराष्ट्र, कुसमा कुरुवा गोला कर्नाटक आंध्र प्रदेश तेलंगाना, मोनपा अरुणाचल प्रदेश। ये देखो मैप के माध्यम से भी आप समझ सकते हो। गुज्जर बकरवाल जम्मू कश्मीर, गद्दी हिमाचल, भोटिया उत्तराखंड, गुज्जर उत्तराखंड, बंजारे राजस्थान उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, रायका राजस्थान, ये मरुस्थल क्षेत्र, मलधारी गुजरात, बंजारे ये पूरे क्षेत्र में, धंगर महाराष्ट्र, कुरुमा कुरुचा गोला ये कहाँ पे है, आपके महाराष्ट्र में भी है, कर्नाटक में भी है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में, और मोनपा अरुणाचल प्रदेश। इनको याद रख लेना, प्रश्न आपका गलत नहीं हो। देख लो बढ़िया तरीके से, 100% यहां से प्रश्न आ जाएगा, गलत होगा ही नहीं। ये हमने पढ़ लिया, ठीक है, ये समस्याएं हमने पढ़ ली। क्या समस्या है, अब देखो मेन हमने पढ़ लिया। यहां कुछ ये बातें और देखो, जनसंख्या वृद्धि और भूमि विखंडन। भारत की बढ़ती जनसंख्या भूमि संसाधनों पर दबाव डाल रही है। जो भूमि कभी चरागाह के लिए उपलब्ध थी, उसे अब कृषि या विकास परियोजना हेतु उपयोग किया जा रहा है। कहीं बड़े बड़े ऊर्जा संसाधन के प्रोजेक्ट लग रहे हैं, कहीं बड़े बड़े डैम बन रहे हैं, बांध बन रहे हैं, कहीं परियोजना निकाली जा रही है, कहीं से भारतमाला निकाली जा रही है, कहीं से कृषि का विकास किया जा रहा है, कहीं औद्योगिक गलियारे बन रहे हैं। तो धीरे धीरे ये जो क्षेत्र है वो समाप्त होते जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा विखंडन है। चरागाह भूमि का ये विखंडन पारंपरिक प्रवास मार्गों को बाधित करता है और पशुओं के लिए भोजन की उपलब्धता को सीमित। तो धीरे धीरे क्षेत्र घटेगा तो समस्या तो आएगी, निश्चित है। सरकार को भी इस पर गौर करना चाहिए। आजीविका संबंधी खतरे तो हैं ही, अगर आप किसी आजीविका को छीनोगे तो खतरा तो होगा। ऊपर वर्णित मुद्दे चरागाह भूमि तक पहुंच को सीमित करते हैं, जैसे पशुपालकों की पशुधन को प्रभावी ढंग से पालने की क्षमता प्रभावित होती है। इसके अतिरिक्त वाणिज्यिक फर्मों से प्रतिस्पर्धा और पशुधन उत्पादों की अस्थिरता बाजार कीमतों के कारण उनके लिए सभ्य जीवन यापन करना कठिन हो सकता। अब धीरे धीरे कृत्रिम चीजों का भी प्रयोग करने लगे, बहुत सारी कृत्रिम चीजें प्रयोग में आने लगी, तो इनकी मांग घट गई। मांग घट गई तो अपने आप पशुपालक क्या है, इनसे पीछे हटने लग गया। अब ये अवस्था सारी गतिहीन अवस्था है, गतिशीलता अवस्था है। ये धीरे धीरे क्या है, सरकारी नीतियां कभी कभी चरवाहों को एक ही स्थान पर बसने के लिए प्रोत्साहित करती है। मतलब चरवाहे तो क्या करेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे, तो इनकी सबसे बड़ी विशेषता गतिशीलता है। अब इनको एक ही स्थान पे रखा जाएगा, एक ही स्थान पे। जैसे अपने घरों में पशु है, मान लो गाय भैंस है बकरी, अपने एक ही जगह बांधते रहेंगे उनको, ठीक है। जैसे खुरली वगैरह होती है तो उनमें रोग भी होगा, या क्या चिंचड़ लाग जाए, चिंचड़ी कितना लाग जाएगा, होगा ना। एक हम खुले स्थान पर बांधेंगे, जगह जगह परिवर्तन करेंगे, उस पशु को दूध के मामले में, प्रजनन के मामले में, बीमारियों के मामले में वो अच्छी तरीके से पलेगा ना। तो वही इनका फर्क है। हालांकि ये सामाजिक सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए लाभकारी लग सकता है, लेकिन पारंपरिक प्रवासी पैटर्न को बाधित कर सकता है और उनके पशुधन प्रबंधन की दक्षता को कम कर सकता है। सीधी सी बात है, प्रबंधन की दक्षता को कम करेगा। पशु चिकित्सा और दवाइयों तक पहुंच का अभाव। पशु चिकित्सा और दवाइयों तक पहुंच का अभाव, हालांकि सरकार लगातार काम कर रही है, फिर भी इतना नहीं हो रहा है। मैंने आपको पहले कहा था कि आजकल रोग, हर प्रकार का सिस्टम इनमें बदलता जा रहा है। जैसे जैसे पर्यावरण में वातावरण प्रदूषित हो रहा है, जैसे इंसान के लिए समस्या है, उनके लिए कई पशुपालक समुदायों, विशेषकर खानाबदोश समुदायों के पास अपने पशुओं के लिए पशु चिकित्सा देखभाल और आवश्यक दवाओं तक सीमित पहुंच उपलब्ध है। इससे पशुओं में बीमारियों और मृत्यु हो सकती है और तथा उनकी आजीविका पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है, पड़ता ही पड़ता है। अपने राजस्थान में बढ़िया ट्रेलर में उदाहरण दे रहा हूँ, आप ऊँट का लुप्त होता जा रहा है, कारण कि उसका प्रबंधन हो ही नहीं पा रहा है। उसका रोग है, उसके चारे की व्यवस्था है, क्योंकि आजकल संसाधन इतने हो गए हैं, जो गाड़ी वगैरह है, ये सारे आजकल तो मोटरसाइकिल के पीछे गाड़ी बना दी है। बेल को भी खत्म कर रहे हैं, लुप्त किया जा रहा है बेल को। ऊंट तो है ही है, बेल को ही खत्म कर दिया जाए, बेल बना दिया मोटरसाइकिल को, नया मोटरसाइकिल है, पुराने वाले को गाड़ी में सेट कर दिया। तो देखो अपने आप घटेगा तो घटेगा, और क्या होगा। विपणन के लिए बिचौलियों पर निर्भरता। आजकल ये बिचौलिए बड़े काम है, बड़ा ही काम है। बोले तू मेरे को 2 रुपये दे देना, तेरा सेटिंग करवा दूंगा।
चरवाहों के पास अक्सर बाजारों तक सीधी पहुंच नहीं होती। ये सीधा कहते हैं यूपी वाले व्यापारी आए हैं, वहां से व्यापारी आए, भैंस बकरी सब ले जाते हैं, बीच में लेते हैं। कहाँ उसका और उसका पशुपालक का कोई कॉम्बिनेशन है, बीच वाला आता है, 50,000 की है, उसको ले जाता है कितने में, 60,000 में ले गया, आगे बेचेगा 90,000 में। उसको भी उसने ज्यादा में लिया, उसने कम में बेचा, तो ये बिचौली। और वे अपने पशुधन उत्पादों को बेचने के लिए बिचौलिए पर निर्भर रहते हैं। इससे शोषण हो सकता है क्योंकि बिचौलिए उत्पादों की न्यूनता कीमत की पेशकश कर सकते हैं, जिससे चरवाहों को बहुत कम लाभ होता है। सीधी सी बात होता ही है, भेड़ बकरी जितनी बेचते हैं आजकल सब जगह बिचौलिए है। एक स्थान से ले गए दूसरे स्थान पर, उसको बताएंगे 5,000 का, वहां बताएंगे 8,000 का, ये बिचौलिया बीच में 3,000 का आ जाता है। तो नुकसान हुआ ना, लेने वाले को भी और देने वाले को। तो ये बिचौलिए का प्रचलन तो लगभग ही बढ़ गया। यूएनसीसीडी रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें क्या है? जलवायु स्मार्ट प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन से निपटने वाली रणनीतियों को चरागाह योजनाओं में एकीकृत करना है। इससे अधिक कार्बन संग्रहण करने में सहायता मिलेगी और साथ ही यह भूमि भविष्य की चुनौतियों के प्रति अधिक प्रतिरोधी बनेगी। बस इसको थोड़ा सा ध्यान रख लें। चरागाहों की रक्षा करना भी करना ही है। चरागाह जो है वो भूमि विशेष रूप से स्वदेशी लोगों के प्रबंधन के अंतर्गत आने वाली जो भूमि है वो अन्य उपयोगों के लिए परिवर्तित करने पर रोक लगाना। जैसे वही बता दिया, कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, उद्योग के हैं, सिंचाई के प्रोजेक्ट है या किसी भी प्रकार के प्रोजेक्ट है, उन पर रोक लगे और इससे इन स्थानों पर जीवन की विशिष्ट विविधता बरकरार है। अगर इनका स्थान ले लिया तो फिर ये घटते जाएंगे, इनका नुकसान ही नुकसान है। उपयोग के माध्यम से इनका संरक्षण कैसे किया जाएगा? तो संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत और बाह्य दोनों स्थानों पर चरागाहों को संरक्षित करने के लिए कार्य प्रणाली तैयार करना। इससे भूमि और उस पर निर्भर रहने वाले जानवरों दोनों को लाभ होता है, जिससे स्वस्थ और अधिक उत्पादक पशुधन उत्पादन होता है। बस इनका नॉर्मल हमारे जिंदगी में उपयोग है, हम इनको बारे में जानते हैं। पशुचारण आधारित समाधान, पारंपरिक जो चराई प्रथा है, जो परंपरा से चरने वाली प्राकृतिक क्षेत्र की प्रथाएं हैं, और नई रणनीतियों का समर्थन करना जो जलवायु परिवर्तन, अतिचारण और अन्य खतरों के कारण चरागाहों को होने वाली हानि को न्यूनता करे। यानी चरागाहों का भी विकास हो जाए, संरक्षण हो जाए, उन्हें भी फायदा हो जाए और सरकार जो नीतियां नहीं बना रही है उसमें भी वो सफल हो जाए। तो इस प्रकार का पशुचारण आधारित समाधान करना, एक साथ कार्य करना, ऐसी लचीली प्रबंधन प्रणालियां और नीतियां विकसित करना जिसमें सभी शामिल हों। इससे स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाया जा सके और यह सुनिश्चित हो सकेगा कि चरागाह भूमि पूरे समाज को लाभ प्रदान करती है। तो ये नॉर्मल सी बातें, एक साथ मिलकर काम करना, मतलब किसी को भी नुकसान न हो। अब ये देखो, एक चित्र दिखाया था, लास्ट एक चित्र और देख लो। मसाई मारा सांबुरा नेशनल पार्क केन्या। अभी मैंने बताया था ना, केन्या पूर्वी अफ्रीका के अंदर ये सांबुई नेशनल पार्क है। और ये देखो मसाई लैंड, जिसके पीछे किलीमंजारो पहाड़ दिखाई दे रहा है, ये है किलीमंजारो पहाड़। बदलती परिस्थितियों के कारण मसाई मक्का, चावल, आलू, गोभी जैसे ऊन खाद्य पदार्थों पर निर्भर होते जा रही हैं, जो उनके इलाके में पैदा नहीं होते। परंपरागत रूप से वे इन चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं। मसाई मानते हैं कि फसल उगाने के लिए जमीन पर हल चलाना प्रकृति के विरुद्ध है। देखो क्या बात है, ये कहते हैं प्रकृति विरुद्ध है। धरती जमीन को, धरती माता को खोदना कितना दुख होता है, ये खोदते नहीं है। यदि आप जमीन पर खेती करने लगते हैं तो वह चरवाही के लायक नहीं रहती। सौजन्य द मसाई एसोसिएशन कहते हैं। ये देखो, ये सेरेनगेटी नेशनल पार्क है तंजानिया के अंदर। वहाँ सारा का सारा क्षेत्र किसके लिए है? मसाई समुदाय है, वो पशु पालक है। ये देखो, तो ये थी आज की इस क्लास को, मैंने आपको पूरा बता दिया। PDF आपको मिल जाएगी और इसका टेस्ट भी आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। बहुत ही शानदार चीज़ है, इतना पढ़ लो, विश्व के चरागाह से प्रश्न आपका गलत होगा ही नहीं, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। बेधड़क होके इसको अच्छे तरीके से पढ़ना, और जिसने नहीं पढ़ा वो रह गया। ठीक है, तो ये आपको क्लास दे दी निरंतर। आपको बाकी मैंने आपको राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, जो भी आपके टॉपिक हैं, मैथ है, जो भी है आपको उपलब्ध करवा दिए गए हैं। टेस्ट आपके लगातार चल रहे हैं, जो कुछ भी बचा है वो आपको जल्द उपलब्ध करवा दिया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।